आप सभी उत्तराखंड के छात्रों को आज़ाद गुरु की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जल्द से जल्द सफल हों, ये कामना करते हैं हम। और आज अपनी इस कक्षा के में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य विशेष के पाठ्यक्रम को। और उत्तराखंड राज्य विशेष के पाठ्यक्रम के आधार पर जिस तरह से इतिहास के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम देखने वाले हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो इतिहास के प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए है। और आपको शेड्यूल मैंने दिया था सोमवार से शनिवार का, निश्चित रूप से आपको उसकी जानकारी होगी। सोमवार को हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य विशेष, मंगलवार को हम देखते हैं विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, बुधवार को हम देखते हैं भूगोल और बृहस्पतिवार को हम देखते हैं इतिहास। और इसके बाद इस तरह से हम चीज़ों को लेकर चलते हैं। सप्ताह में 2 दिन हम देखते हैं विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र के अंतर्गत इस सप्ताह हम बात कर रहे थे वर्ष 2017 में उत्तराखंड पीसीएस में पूछे गए प्रश्नों की, जिनमें से 50 प्रश्न हमने देखे थे, 100 प्रश्न और बचे हैं और प्रयास करेंगे कि कल की कक्षा में वो आपके समाप्त तो हो जाएं। अब यहाँ पे इतिहास के कुछ अच्छे प्रश्न हैं, और ये जो टॉपिक था ये था, आपका टॉपिक का नाम था शिक्षा का विकास और पत्र पत्रिकाएं, मतलब समाचार पत्रों का जो भारत में विकास था और जो शिक्षा का विकास था, उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। बोला गया है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, आपको बताना है। चले बताएं, आपका समय प्रारंभ होता है अब। चलिए जवाब दीजिएगा कि अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। मद्रास में, अलीगढ़ में, बंबई में या कलकत्ता में, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। चलिए बताएं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, ये आपको बताना है। मद्रास, अलीगढ़, बंबई या कलकत्ता। चलिए, इसका सही जवाब है कलकत्ता में। ठीक है, भारत में अंग्रेजों द्वारा जो पहला मदरसा स्थापित किया गया था वो कलकत्ता में किया गया था। अब यदि आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके समय काल में, तो आपको याद रखना है कि ये मदरसा 1781 में स्थापित किया गया था और वारेन हेस्टिंग्स ने इसकी स्थापना कराई थी। किसने कराई थी? वारेन हेस्टिंग्स ने इसकी स्थापना कराई थी, ये आपको पता होना चाहिए। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसकी स्थापना कराई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत में प्रथम मदरसा 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में स्थापित किया गया था, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर इसके बाद कुछ और फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे वारेन हेस्टिंग्स के एक सहयोगी थे जिनका नाम था सर विलियम्स जोन्स। नाम इनका सबने सुना होगा, सर विलियम्स जोन्स। इनका नाम जिसने नहीं सुना होगा फिर से इतिहास उसको पढ़ने की जरूरत है। सर विलियम्स जोन्स, जो कि वारेन हेस्टिंग्स के आप कह सकते हैं सहयोगी थे, इन्होंने 1738 में एक संस्था की स्थापना की थी, और ये संस्था आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्था क्या थी? संस्था का नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। संस्था क्या थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1738 में की थी, यह आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल था, यहाँ पर आपको बता दें इतिहास व संस्कृति का अध्ययन कराया जाता था। क्या कराया जाता था यहाँ पे इतिहास व संस्कृति। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ से देखो 2 से 3 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। सबसे पहला क्या तैयार हो रहा है कि कलकत्ता मदरसा किसने स्थापित कराया था? वारेन हेस्टिंग्स ने कराया था। दूसरा, कलकत्ता मदरसा कब स्थापित कराया था? 1781 में स्थापित कराया था। तीसरा प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। कब किया था? 1738 में किया था। एक प्रश्न और बन सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में किन विषयों का अध्ययन कराया जाता था, तो आपको बताना है कि यहाँ पे इतिहास और संस्कृति का अध्ययन कराया जाता था। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए।
इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1791 में। 1791 में क्या देखने को मिलता है? 1791 में देखने को मिलता है कि ब्रिटिश रेजिडेंट थे जिनका नाम था डंकन। ब्रिटिश रेजिडेंट थे जिनका नाम था डंकन, और डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। तो बनारस में जो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो किसने कराई थी? वो डंकन ने कराई थी, ये आपको पता होना चाहिए। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना डंकन ने कराई थी 1791 में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होती है। अब यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात हो रही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में कुछ चीजें आपको नोट डाउन करनी चाहिए। क्या नोट डाउन करनी चाहिए? सबसे पहली बात एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में कि भगवत गीता का जो मूल संस्कृत अनुवाद किया गया था, भगवत गीता का जो मूल संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था, कब किया गया था? 1784 में। वह इसी सोसाइटी के नेतृत्व में कराया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नेतृत्व में ही सबसे पहले भगवत गीता का मूल संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? चार्ल्स विल्किंस द्वारा कराया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। चार्ल्स विल्किंस नाम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको बता दें 1787 आता है। 1787 में आप जानते हैं एक पुस्तक होती थी जिसको बोलते थे हितोपदेश। हितोपदेश का भी जो है अनुवाद किया गया, और हितोपदेश का अनुवाद भी चार्ल्स विल्किंस द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, भगवत गीता का मूल संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद और हितोपदेश का अंग्रेजी से आप कह सकते हैं कि इसका अनुवाद, दोनों का जो अनुवाद था अंग्रेजी में, ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने। तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स विल्किंस ने हितोपदेश और भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसके बाद आपको बता दें तीसरे नंबर पे 1789 आता है। 1789 में क्या किया गया था अनुवाद? कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था। ठीक है, किसने कराया था? विलियम जोन्स ने कराया था, ये आपको पता होना चाहिए। विलियम जोन्स ने कराया था। तो विलियम जोन्स को किस लिए याद रखना है? विलियम जोन्स को आपको याद रखना है कि इन्होंने कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम की शाकुंतलम का अनुवाद किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सर विलियम जोन्स वही हैं जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाद में 1792 में विलियम जोन्स ने ही गीत गोविंद का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था। गीत गोविंद का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें हमने देखी। कौन कौन सी देखी? पहला हमने जो देखा वो था भगवत गीता। दूसरा हमने देखा हितोपदेश, भगवत गीता, हितोपदेश, और तीसरा हमने जो देखा वो देखा अभिज्ञान शाकुंतलम। और चौथा जो हमने देखा वो हमने देखा गीत गोविंद। अब इनके अनुवाद किसने किया अंग्रेजी में पूछा जाता है। तो भगवत गीता, हितोपदेश के बारे में अभी हमने देखा कि इसका अनुवाद किया चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम और गीत गोविंद का जो अनुवाद किया ये विलियम जोन्स ने किया, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ठीक है, विलियम जोन्स ने गीत गोविंद और अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जोन्स की मृत्यु के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से
मनुस्मृति का अनुवाद भी प्रकाशित हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मनुस्मृति का जो अनुवाद था वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो आपको याद रखना है इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी लॉ के नाम से मनुस्मृति का अनुवाद भी प्रकाशित हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। मनुस्मृति के बारे में बता दें कि मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद 1776 में सर्वप्रथम संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में किया गया था। किसके नाम से? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से मनुस्मृति का 1776 में पहली बार अनुवाद जो है वो संस्कृत से अंग्रेजी में किया गया था। तो ये भी याद रखना है कि मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका सर्वप्रथम अनुवाद किया गया था। कब? 1776 में। बाद में जो विलियम जोन्स की मृत्यु के बाद जो इनका अनुवाद हुआ वो दूसरे के द्वारा किया गया था, वो अलग है, लेकिन सबसे पहले किसका किया गया था? तो मनुस्मृति आपको याद रखना, ठीक है। विलियम जोन्स के बाद जो इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से इसका अनुवाद प्रकाशित हुआ वो दूसरा। चलिए, कई सारे तथ्य हमने देखे। दूसरा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। कौन थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक? आपको बताना है। चले बताएं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक वही हैं जिन्होंने गीत गोविंद और अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था। अब गीत गोविंद और अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया था? इसका अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने। तो इसका सही जवाब है सर विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है, बताएं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? और मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि 1791 में एक ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था डंकन, और ब्रिटिश रेजिडेंट डंकन के द्वारा, जिनका पूरा नाम है जोनाथन डंकन, इनके द्वारा वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए विकल्प। कहने का मतलब है यदि आप ध्यान से चीजों को सुनते हैं, जैसे कि भी पहले प्रश्न में बताया गया, तो आप आसानी से जवाब देने में सक्षम हैं। ध्यान से नहीं सुनेंगे फिर आपका टाइम व्यर्थ है, इस सेशन से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यदि आप मन से चीजों को देख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि इस बार क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो प्लीज जुड़ें। यदि आपके पास समय है, ठीक है, 2 से 4 वर्षों का आप समय लेकर चल रहे हैं, तो भैया कोई बात नहीं, आप आराम से चीजों को करिए, नुकसान आपका है। चलें, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चलें बताएं। अभी मैंने बताया बार बार, और कम से कम मैंने अभी तक 4 से 5 बार मैंने बता दिया कि भगवत गीता हो गया, भगवत गीता के साथ साथ हितोपदेश हो गया, दोनों का सर्वप्रथम जो अनुवाद था, वर्ष की बात करें, एक का अनुवाद 1784 में हुआ, एक का अनुवाद 1787 में हुआ। 1784 में भगवत गीता का अनुवाद हुआ, 1787 में हितोपदेश का अनुवाद हुआ। दोनों का जो अनुवाद था वो चार्ल्स विलिकंस द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ पे विलियम जोन्स भी दिया हुआ है। विलियम जोन्स ने किसका अनुवाद किया था? विलियम जोन्स ने जो अनुवाद किया था वो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम और गीत गोविंद का अनुवाद किया था। तो गीत गोविंद, अभिज्ञान शाकुंतलम की बात हो तो विलियम जोन्स जाना है, और यदि बात हो भगवत गीता का, भगवत गीता के साथ साथ हितोपदेश का, तो आपको टिक करना है चार्ल्स विलिकंस। चले, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? किस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले
सबसे पहले शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया। और इसको तो आप देखिए, पिछले प्रश्न में कुछ चीजें और बता देता हूं। जैसे कि जो ये अनुवाद हुआ था, भगवत गीता का जो अनुवाद हुआ था, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी जो प्रस्तावना थी वो किसने लिखी। आपको बता दें, अनुवाद भले ही चार्ल्स विल्किंस ने किया, लेकिन इसकी जो प्रस्तावना थी वो लिखी गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो याद रखिएगा, भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है उसकी प्रस्तावना लिखी है किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। और वारेन हेस्टिंग्स को आप क्यों जानते हो? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने के लिए जानते हो। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। रिंग ऑफ फेंस की नीति के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य में बहुत सारे क्षेत्रों का विलय कराया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति थी वो इसके प्रतिपादक थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वारेन हेस्टिंग्स का नाम 2 संदर्भों में आपको याद रखना है। पहला, रिंग ऑफ फेंस, सुरक्षा घेरे की नीति के कारण, और दूसरा आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स का नाम बंगाल में द्वैध शासन के समाप्ति के कारण। भारत में ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम से सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए? 4 विकल्प हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर अधिनियम 13, उड्स का डिस्पैच, चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854। चलें बताएं, किसके माध्यम से सबसे पहले शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए? आपके पास 10 सेकंड का समय है। आपका समय प्रारंभ होता है अब। चलें, हो गया। इसका जो सही जवाब है वो है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा सर्वप्रथम शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जो दिया गया था, किसके विकास पर? हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें किसके विकास पर जोर दिया गया था, आपको बताना है। बताएं। हंटर कमीशन, हंटर आयोग, बालिकाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, किसकी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था, आपको बताना। आपको बता दें, इस कमीशन का जो गठन किया गया था वो 1882 में किया गया था। और 1882 में जब इसका गठन किया गया था तो इसका उद्देश्य मात्र था प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर। तो इसमें से प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो एक विकल्प दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, अब प्राथमिक शिक्षा पर फोकस था हंटर आयोग का, अच्छी बात है। इसके बारे में कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे हंटर कमीशन जो था, हंटर आयोग जो था, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा गठन किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। आपका कार्य बनता है कि सिर्फ प्रश्नों तक ही सीमित ना रह जाए। ये जो टॉपिक आते हैं इसको आपको लाइव सेशन में नोट कर लेना चाहिए, और नोट करने के बाद जब सेशन आपका समाप्त हो तो इन फैक्ट को जाकर एक बार पेज पलट कर हमें देख लेना चाहिए। इससे चीजें हमारी बेहतर होगी। तो यदि हंटर आयोग आप पढ़ रहे हो तो हंटर आयोग नोट करो, क्लास के बाद जाकर उसके बारे में और डिटेल देखो। ठीक है, तो 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था कि 1854 के बाद, 1854 के पश्चात जो शिक्षा की प्रगति हुई है उसका मूल्यांकन करना। तो उद्देश्य क्या था? 1854 के बाद प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में जो आप कह सकते हैं प्रगति हुई है उसका मूल्यांकन करना था। इसमें 8 भारतीय सदस्य थे। ठीक है, कुल 20 सदस्य थे अध्यक्ष के अलावा, जिनमें से 8 भारतीय सदस्य थे। पूछा जा सकता है इसमें कितने भारतीय सदस्य थे? 8 भारतीय सदस्य थे। और हंटर आयोग ने, हंटर कमीशन ने बोला कि अब सिर्फ इस प्रकार की शिक्षा से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसमें
माध्यमिक स्तर पर हमें व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ना होगा। तो व्यावसायिक शिक्षा की इसने बात किया। छात्रवृत्ति संबंधी नियम इसने बनाए और इसने कहा कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, जो चीजें आज नई शिक्षा नीति में बोली गई हैं। नई शिक्षा में नीति में भी यही बोली गई है कि स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। चलो, सैडलर आयोग का संबंध था, बताएं सैडलर आयोग। और जैसे मैंने बताया कि आज की जो चर्चा है वो शिक्षा के विकास और विभिन्न समाचार पत्रों के विकास पर संदर्भित है, तो इस तरह के आयोग आज आपको देखने को मिलेंगे। बताएं सैडलर आयोग। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? देखो, आपको मैंने पहले बता दिया कि आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा के बारे में, तो सैडलर आयोग का जो संबंध होगा निश्चित रूप से शिक्षा से संबंधित होगा। और याद रखिएगा, सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से। 1917 में इसका गठन किया गया था। और आपको बता दें, इसका जो गठन था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच से लेकर जिस प्रकार से क्रम में स्वतंत्रता के पूर्व विभिन्न, आप कह सकते हैं, शिक्षा के लिए विभिन्न समितियों का गठन हुआ है, विभिन्न आयोगों का गठन हुआ है, उनका पहली बात तो क्रम आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से उनका क्रम है। इसी प्रकार से अभी मैं कुछ जानकारी आपको बता दूंगा अतिरिक्त में, तो आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से स्वतंत्रता के बाद भी विभिन्न आयोगों का गठन किया गया था, तो स्वतंत्रता के बाद भी जो आयोग गठित किए गए हैं उनका भी क्रम आपको पता होना चाहिए। चले, तो इसका उद्देश्य था शिक्षा से संबंधित ये जुड़ा है। 1917 में गठन किया गया था, विशेषकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो शिक्षा हो रही थी उसकी जांच के लिए था। इसने क्या बताया? इसने बताया कि इंटरमीडिएट जो परीक्षाएं हैं, इंटरमीडिएट का जो आप बोल सकते हैं कक्षाएं हैं, उनको अब विश्वविद्यालय से अलग कर देना चाहिए और इंटरमीडिएट स्तर तक की परीक्षाओं के लिए एक माध्यमिक शिक्षा, आप कह सकते हैं कि बोर्ड का गठन करना चाहिए। स्नातक की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए, यह भी इसने बताया। और आज भी देखोगे आप कि स्नातक की शिक्षा 3 वर्ष तक होती है, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों को छोड़ दें यदि हम तो। सैडलर आयोग के सुझाव पर विभिन्न समयों में कई सारे विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जैसे वर्ष 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय, वर्ष 1916 में ही बनारस विश्वविद्यालय, वर्ष 1917 में पटना विश्वविद्यालय और वर्ष 1918 में आपको देखने को मिलता है उस्मानिया विश्वविद्यालय। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए, मान लीजिए आप बिहार का भी एग्जाम देने जा रहे हो, कि भैया पटना विश्वविद्यालय का जो गठन है ये किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था, तो आपको बताना पड़ेगा कि पटना विश्वविद्यालय का जो गठन था वो सैडलर आयोग की संस्तुति पर किया गया था। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए बनारस विश्वविद्यालय का गठन कैसे किया गया था, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको कि सैडलर आयोग की संस्तुति पर, सुझाव पर किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? यहाँ पे काम में नहीं, काल में है। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? चलें बताएं। बहुत ही प्रमुख सिद्धांत था, कई बार परीक्षाओं में यहां से संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं, जवाब दीजिएगा। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत क्या है आपको बताना है। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के लिए 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में आपको जवाब देना है। चले बताएं। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत क्या है? जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो ब्रिटिश सरकार ने यह माना कि हम सभी भारतीयों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं, सभी भारतीयों को एक साथ शिक्षा नहीं दे सकते हैं, उतनी हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, उतने संसाधन हमारे पास नहीं है।
तो ऐसे में क्या किया जाए, तो ऐसे में इन्होंने एक रास्ता निकाला। रास्ता क्या निकाला, इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि सबसे पहले उच्च वर्गों को शिक्षित करते हैं और बाद में क्या होगा, इन्हीं उच्च वर्गों से शिक्षा छन छन कर धीरे धीरे निचले वर्गों तक भी पहुंचेगी। इसी को बोलते थे अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जिसमें उच्च वर्गों को शिक्षित करो और इनसे धीरे धीरे छन कर जो शिक्षा है वो निचले वर्गों तक पहुंचेगी। इसको लागू किसने किया था, यदि हम बात करें कि इसको लागू किसने किया था, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत लागू किसने किया था, तो इसको लागू किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसने लागू किया था, नाम इनका पता होना चाहिए कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत लागू किसने किया, लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड ने इसको लागू किया था, यह आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ पता होना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार ने 1854 में जब चार्ल्स वुड डिस्पैच आया तो इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, तो लागू तो हुआ लॉर्ड ऑकलैंड के समय काल में, लेकिन इसको समाप्त कब किया गया, इसको समाप्त किया गया चार्ल्स वुड डिस्पैच के समय। अब एक चीज और पूछा जाता है, इस प्रश्न से एक प्रश्न यहाँ पे और बन सकता है। अभी हमने समझा कि इसको लागू किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने, ठीक है, लागू किया, अच्छी बात है, हो सकता है गवर्नर जनरल ने हो, लेकिन ये सिद्धांत दिया किसने था, ये भी पूछा जा सकता है कि अधोमुखी निस्यंदन का जो सिद्धांत है वो दिया किसने है, तो ये दिया था मैकाले ने। ठीक है, सिद्धांत था मैकाले का, लागू किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने और हटाया गया 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद। इसलिए तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, मैकाले, चार्ल्स वुड डिस्पैच और ऑकलैंड, तीनों आपको पता होना चाहिए। कब, जब कभी भी बात हो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से आपको देखना चाहिए क्योंकि प्रश्न आपको बहुत डिटेल में कराए जा रहे हैं और वही चीज यहाँ पे बोला गया है। अब अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत ना पूछ करके यहाँ पे बोल दिया गया है फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्ट्रेशन थ्योरी जो उन्होंने कहा था छन छन कर जाएगी, उसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी बोले या अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत बोले, जवाब एक ही होगा, मैकाले, ऑकलैंड, चार्ल्स वुड डिस्पैच। यहाँ क्या पूछा गया है कि प्रतिपादक कौन थे, तो प्रतिपादक थे मैकाले। लागू किसने किया, लॉर्ड ऑकलैंड। हटाया कब, चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, किसके प्रयत्नों से, किसके अथक प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, आपको बताना है। चले, आपका समय प्रारंभ होता है, अब जवाब दीजिए। सबसे पहले आपको बता दें, ब्रिटिश काल में महिला शिक्षा की सबसे पहले यदि किसी ने बात की थी, महिला शिक्षा की सबसे पहले किसी ने हिमायत की थी, तो वो थे जो मिशनरी थे उस समय, ईसाई मिशनरी जो हुआ करते थे। सबसे पहले महिला शिक्षा के लिए यदि किसी ने आवाज उठाई तो ईसाई मिशनरियों ने आवाज उठाई थी, ईसाई धर्म प्रचारकों ने आवाज उठाई थी महिला शिक्षा के लिए। ठीक है, और 1819 में आप जानते हैं स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता में सर्वप्रथम तरुण सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना, तरुण सभा। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि तरुण सभा की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो आपको बताना है कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिए तरुण सभा की स्थापना कलकत्ता में 1819 में की गई थी। ठीक है, अब इस प्रश्न का जवाब क्या है, किसके सतत प्रयासों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो इसका जवाब है डी.के. कर्बे। डी.के. कर्बे के प्रयासों के फलस्वरूप पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब इसमें एक नाम आता है जोनाथन बेथून, नाम नोट कर सकते हैं आप, जोनाथन, डंकन नहीं, बेथून। जोनाथन बेथून, जोनाथन बेथून क्यों याद रखना है, जोनाथन बेथून ने महिला शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए
एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो कलकत्ता में जो लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उसका श्रेय जाता है जोनाथन बेथुन को। अब ये कब किया गया था? 7 मई 1849 को किया गया था। ठीक है, 7 मई 1849 को जोनाथन बेथुन के द्वारा कलकत्ता में महिलाओं के लिए पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हो कि चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया गया था 1854। 1854 में जो चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया गया था, इसमें भी महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। और आपको याद रखना है एक नाम जब बात आती है महिला शिक्षा की, कादम्बिनी गांगुली। क्यों याद रखना है कादम्बिनी गांगुली? कादम्बिनी गांगुली का नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो पहली महिला स्नातक बनी थी वो थी कादम्बिनी गांगुली। तो याद रखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक करने वाली जो महिला है उनका नाम है कादम्बिनी गांगुली। तो इतनी जानकारी आपको महिला शिक्षा के संदर्भ में याद आना चाहिए। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? हिंदू कॉलेज की स्थापना की बात हो रही है, वो भी कलकत्ता में हो रही है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, किसके साथ मिलकर? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किसके द्वारा की गई थी? 1817 में हुई थी। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने मिलकर किया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा, और आप जानते हो भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान के अनुसार यदि हम चलें तो भारत के संविधान में किसी भी ऐसे संस्थान में जो राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से फंड लेता हो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो बताएं इनमें से कौन से व्यक्ति थे जो भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा की वकालत कर रहे थे, जबकि ये संविधान के आप कह सकते हैं विपरीत था? बताएं कौन थे? इन व्यक्ति का नाम है मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय ने ही 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने ही कराई थी। और आपको पता होगा जो बनारस विश्वविद्यालय था इसकी जो स्थापना हुई थी वो सैडलर आयोग के सुधारों के आधार पर हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? स्थापना भले ही मदन मोहन मालवीय ने कराई थी, लेकिन इसका जो शिलान्यास किया था वो किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया था? सी विकल्प में है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने किया था वर्ष 1916 4 फरवरी को इनके द्वारा ये किया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग आपको याद रखना। इसको बताएं निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? इनमें से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया आपको बताना है। इनमें से सर्वप्रथम किसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया ये आपको बताना है। सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला है वो मिला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। किसको मिला है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। तो सी विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे चलने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, आप प्लीज इनको क्रम से नोट कर लीजिए। जैसे मैंने भी आपको बताया कि कुछ चीजों का क्रम आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में क्रम पूछा जाता है। तो मैं एक बार में नोट करा दे रहा हूं, आप थोड़ा सा समय लेंगे अपने नोट्स में जाएंगे तो खोजने के लिए। मैं बना दे रहा हूं कि शिक्षा को जो भारत में विकास हुआ है वो स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रकार से हुआ और स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार से हुआ, इनको इसी क्रम में आपको याद रखना है। स्वतंत्रता के पूर्व सबसे पहले शिक्षा के लिए आप जानते हो चार्टर अधिनियम 1813 की बात होती है। चार्टर अधिनियम
1813, यहाँ से शिक्षा की बात शुरू होती है। फिर आता है लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र, नोट कर लीजिएगा इसको, लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र, और ये आपको लाया गया 1835 में, ठीक है। फिर तीसरा जो आता है वो होता है चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच, और चार्ल्स वुड डिस्पैच जो लाया गया था 1854 में लाया गया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद चौथा आपको याद रखना है हंटर आयोग, हंटर आयोग। हंटर आयोग का जो गठन किया गया था ये किया गया था 1882 में, और हंटर आयोग के बाद फिर आपका आया रैले आयोग। ये सभी शिक्षा से संबंधित हैं, रैले आयोग, और रैले आयोग की यदि हम बात करें तो ये लाया गया 1902 में। रैले आयोग के बाद यदि हम बात करें तो आप देखोगे कि 1917 में सैडलर आयोग, सैडलर कब 1917 में, और सैडलर आयोग के बाद जो आता है वो आता है हार्टोग समिति। ये कब लाई गई थी? ये लाई गई थी 1929 में। आठवां और सबसे लास्ट स्वतंत्रता के पूर्व जो आया था वो था सार्जेंट योजना, सार्जेंट योजना, और सार्जेंट योजना लाई गई थी 1944 में। ये तो था स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रकार से भारत में शिक्षा का विकास हुआ। तो जब आप शिक्षा का विकास पढ़ने जाते हैं तो आपको इतनी जानकारी पढ़नी है, इतने टॉपिक पढ़ने हैं। चार्टर अधिनियम 1813, लॉर्ड मैकाले, चार्ल्स वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, रैले आयोग, सैडलर आयोग, हार्टोग समिति और सार्जेंट योजना, इतना पढ़ना है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भी इसी तरह से क्रम रहा, जैसे राधा कृष्णन आयोग सबसे पहले बनाया गया स्वतंत्रता के बाद, राधा कृष्णन आयोग, और राधा कृष्णन आयोग जो था इसका गठन किया गया 1948 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद। दूसरा आपका था माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा, दिख नहीं रहा होगा, बोल रहा हूं तो नोट कर लीजिएगा, ये आप कारण मत बताइएगा कि दिख नहीं रहा है। तीसरा जो था वो था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और ये था 1953 में, ये था 52 में, सॉरी, माध्यमिक शिक्षा परिषद था 1952 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में। फिर आया कोठारी शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, ये था 1964 में। कोठारी के बाद जो आया वो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये लाई गई 1968 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद आप देखोगे सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, और सर्व शिक्षा अभियान जो शुरुआत हुई है हुई 1995 में, सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित। सर्व शिक्षा अभियान के बाद आप जानते हो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग कब लाया गया? ये 2009 में। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब हुआ? 2010 में। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि भारत में किस प्रकार से शिक्षा का विकास हुआ स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। इतना टॉपिक आप यदि पढ़ लेते हैं तब जाकर आपका एक टॉपिक भारत में शिक्षा का विकास समाप्त होता है। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? आपको बताना, चले बताएं। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, बॉम्बे हेराल्ड या मद्रास? पहला समाचार पत्र भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। इसको बताएं
किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम बताएं। भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम कब समाप्त किया गया, किसके द्वारा किया गया? चलें, भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम कब समाप्त किया गया? इसको समाप्त किया लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको समाप्त किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जो कि 1882 में रद्द किया गया था, उसके रद्द होने के बाद क्या हुआ कि जो अंग्रेजी समाचार पत्र होते थे उनको हिंदी समाचार पत्रों के समान समझा जाने लगा। मतलब हिंदी समाचार पत्रों को भी अंग्रेजी समाचार पत्रों के समान लाभ मिलने लगे, वरीयता दी जाने लगी, स्वतंत्रता दी जाने लगी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के हटने के बाद। और यदि हम बात करें कि इसको हटाया किसने, तो 1878 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसको हटाया गया। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इनमें से कौन सा भारतीय है जो जेल गया है पत्रकार का, अपनी पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए? बताएं। 4 नाम हैं, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल घोष या बाल गंगाधर तिलक। चले फास्ट जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है बाल गंगाधर तिलक। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? अभी मैंने आपको बताया कि लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया, और इसके रद्द होने के बाद जो हिंदी समाचार पत्र थे उनको अंग्रेजी समाचार पत्रों के समान जो है वरीयता दी जाने लगी, उनको हिंदी समाचार पत्रों के समान आप कह सकते हैं कि समझा जाने लगा। चलें इसको बताएं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने शुरू किया था? चले बताएं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने शुरू किया था? आपके पास 10 सेकंड का समय है, जवाब दीजिए। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था तारकनाथ दास ने। किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास। इसको बताएं। फारसी साप्ताहिक अखबार मिरातुल को प्रकाशित करते थे कौन? मिरातुल नामक अखबार जो कि फारसी भाषा में होता था, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? आपको बताना। बताएं। फारसी साप्ताहिक मिरातुल किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? आप जानते थे एक और होता थी पत्रिका जिसको बोलते थे कौमुदी, शब्द कौमुदी। तो शब्द कौमुदी और मिरातुल अखबार दोनों का जो प्रकाशन था वो राजा राम मोहन राय द्वारा किया जाता था। कौन कौन से दो? मिरातुल अखबार और शब्द कौमुदी, दोनों का जो प्रकाशन है वो किया जाता था राजा राम मोहन राय के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बताएं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 नाम है, आपको बताना। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इसको बताएं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? आपको बताना है। आपको बता दें, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 समाचार पत्र शुरू किए गए थे 1881 में। एक का नाम था केसरी और दूसरे का नाम था मराठा। केसरी का जो संपादक का कार्य था वो केलकर के द्वारा किया जा रहा था, और दूसरा जो मराठा के संपादक का कार्य था वो आगरकर के द्वारा किया जा रहा था।
तो मराठा और केसरी दो पत्रिकाएं, दो अखबार जो 1881 में शुरू किए गए थे, ये आपको पता होने चाहिए। दोनों तिलक के द्वारा शुरू किए गए। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? सोम प्रकाश, बताएं। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? 4 विकल्प हैं, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पत्रिका का क्या नाम है? सोम प्रकाश नामक समाचार। सोम प्रकाश, बताएं। सोम प्रकाश का जो प्रकाशन था वो ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। एक पत्रिका और आप याद रख लीजिएगा, इंडियन ओपिनियन। पूछा जा सकता है कि इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मनसुख लाल नजर के द्वारा शुरू किया गया, मनसुख लाल के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए, इंडियन ओपिनियन। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? इनमें से कौन सा अखबार था जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादी की नीतियों का प्रसार किस अखबार के द्वारा किया जाता था, आपको बताना। और आपको बता दें, इस अखबार का जो संपादन था ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता था। तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा इस अखबार का संपादन किया जाता था, वो कौन सा है आपको बताना। चले बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। कौन सा अखबार है? कौन सा अखबार है जिसका संपादन मदन मोहन मालवीय द्वारा किया जाता है? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किसका संपादन किया जाता है, आपको बताना। ये किया जाता है लीडर के द्वारा। लीडर जो पत्रिका जो उस समय का समाचार था, इसका प्रकाशन किया जाता था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। पूरा नाम था द लीडर, और यह जो था उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। चलें इसको बताएं। यहाँ पे कुछ समाचार पत्र दिए हुए हैं और उनकी भाषा को आपको बताना है। तो आप बताएं इनमें से कौन सा समाचार पत्र है और किस भाषा से संबंधित है, और अपने उत्तर का चुनाव करें। इसके लिए मैं आपको 25 से 30 सेकंड का समय देता हूं। चलिए, इसके लिए 25 से 30 सेकंड का समय है आपके पास, आपको बताना है। चल 25 से 30 सेकंड का समय है आपके पास, इसके लिए बताएं। भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र, नायक, 4 इधर समाचार पत्र दिए हुए हैं और इधर इनकी भाषाएं दी हुई हैं। तो कौन सा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है आपको बताना। भारत मित्र की यदि हम बात करें तो भारत मित्र जो है ये हिंदी में छपता था। और राष्ट्रमत की यदि हम बात करें तो राष्ट्रमत मराठी में छपता था। अब बात आती है प्रजामित्र और नायक। शायद यहां से आपका उत्तर निकल जाए कि ए का तीसरा, बी का चौथा। ए का तीसरा यदि आपको पता है तो आपका तुरंत उत्तर निकल गया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बी का यहाँ पे चौथा दिया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है प्रजामित्र और नायक की। प्रजामित्र जो था ये गुजराती में छपता था और नायक जो था ये बंगाली में छपता था। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, यदि हमें 1 से 2 के बारे में जानकारी होती है तो हमारा जवाब आसानी से निकल जाता है, हमें आसानी से जानकारी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं। यहाँ पे 2 सूचियां दी हुई हैं, एक में समाचार पत्र है, एक में संपादक है। तो समाचार पत्रों के संपादक से आपको मिलान करना है। समाचार पत्रों के संपादक से आपको मिलान करना है। चल यहाँ पे दैनिक आज, द लीडर, नेशनल हेराल्ड और द पॉइनियर। अब यहाँ पे मैं बताऊं तो मैंने द लीडर के बारे में अभी आपको बताया कि उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था यह अखबार। तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो इसका मैंने बताया संपादन मदन मोहन मालवीय द्वारा किया जाता था। द लीडर का किससे हो गया? मदन मोहन मालवीय। मतलब बी का तीसरा सिर्फ 2 में दिया हुआ है।
कहने का मतलब है कि आपका बी विकल्प बाहर हो गया और डी विकल्प बाहर हो गया। दो उत्तर आपके बचे, या तो आपका ए सही है या तो आपका सी सही है। और दैनिक आज की यदि हम बात करें तो दैनिक आज का जो संपादन था ये शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा किया जा रहा था। शिव प्रसाद गुप्ता, मतलब ए का हो गया चौथा। ए का चौथा कहाँ दिया है? ए विकल्प में, मतलब ए विकल्प आपका सही उत्तर है। सी का क्या है? दूसरा। सी का दूसरा का मतलब द नेशनल हेराल्ड के संपादक थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है डी का पहला। डी का पहले का मतलब है द पायनियर के संपादक थे जॉर्ज एलर। ठीक है, चल इसको बताएं। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां प्रकाशित किया गया था? कहां से प्रकाशित हुआ था ये आपको बताना है। डेट दी हुई है 11 फरवरी 1933 और प्रथम अंक था, बताएं। आपको बता दें इस समय में गांधी जी जो थे वो एरावदा जेल में थे। ठीक है, और एरावदा जेल में रहने के बावजूद इनके द्वारा इस पत्र का प्रकाशन किया गया था। तो एरावदा जेल कहाँ पे है? पुणे में थी, जिसको आज आधुनिक पुणे कहते हैं आप, तो पुणे में थी। तो आपको बताना है पूना। ठीक है, पूना या आज पुणे से। इसको बताएं। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था आपको बताना है, बता। बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था आपको बताना है। 4 विकल्प आपके पास हैं। चलें, बहिष्कृत भारत आरंभ किया था बी आर अम्बेडकर ने। किसने किया था? वी आर अम्बेडकर ने। इसको बताएं। ये भी हो गया। चले इस प्रश्न को बताएं। यहाँ पे कुछ समाचार पत्र हैं और उनको आरंभ करने वाले व्यक्तियों के नाम हैं। तो चलें टिक करें समाचार पत्र और आरंभ करने वाले व्यक्तियों के नाम। इससे आपके कुछ समाचार पत्र तो आज रट ही जाएंगे। जैसे आपका एक समाचार पत्र आज रट गया होगा, क्या? लीडर। लीडर समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय कहाँ है? 1 नंबर पे है। तो लीडर का ए, मतलब ए का पहला, ए के पहला सिर्फ 1 में दिया हुआ है, मतलब आपका सही जवाब क्या हो गया? ए विकल्प आपका सही जवाब हो गया। तो सिर्फ आप यदि लीडर अभी तक रटे थे, जिस तरह से आप देख रहे थे, तो आपकी चीजें हो गई। अब यहाँ पे आपको बता दें बॉम्बे क्रॉनिकल है। बॉम्बे क्रॉनिकल का जो संपादन था वो किया था फिरोज शाह मेहता ने। फिर तीसरे नंबर पे आता है इंडिपेंडेंट का जो संपादन था ये किया था मोतीलाल नेहरू ने। और जस्टिस का संपादन किया था टी.एस. नायर ने। ठीक है, तो प्रमुख जो समाचार पत्र थे उनके बारे में पता होना चाहिए। यदि 8 से 10 समाचार पत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको आप रट जाते हैं तो कोई भी इस तरह का प्रश्न बनेगा आप मैच कर ले जाओगे, क्योंकि अब 8-10 रटे हुए हैं तो उनमें से कोई ना कोई इस ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। सेम चीजें यहाँ भी है, कुछ समाचार पत्र हैं और कुछ यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। और अभी आपने देखा था कि द हिंदू की चर्चा भी हमने पूर्व में भी किया था। तो द हिंदू की चर्चा यदि याद होगी तो आप कर सकते हैं। चले बताएं। चले समय लीजिए और जवाब दीजिए। पूरा समय लीजिए और जवाब दीजिए। इसका जवाब सही आना चाहिए। चले बताएं। यहाँ पे है समाचार पत्र द हिंदू, सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली। अब यहाँ पे जब देखें यदि हिंदू की बात है, ये जी है। जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा हिंदू का संपादन किया जाता है। तो ए का हो गया तीसरा। ए का तीसरा सिर्फ एक विकल्प में दिया है, वो विकल्प है आपका डी। मतलब सिर्फ यदि हिंदू के बारे में आपको जानकारी थी तो आप इसका जवाब दे सकते थे। इसीलिए कह रहा हूं कि 8 से 10 जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उनको रट जाइए और उन्हीं से 8 के 10 के भरोसे आप चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है सुधारक। सुधारक के हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, ये दूसरे के हैं।
वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें तो वॉइस ऑफ इंडिया के हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसके बाद आता है द बंगाली या बंगाली, तो बंगाली के हैं एस.एन. बनर्जी, ठीक है। बनर्जी थे तो निश्चित रूप से आप अंदाज की भी टिक करते तो आप कर सकते थे। चलिए आगे बताएं। यहाँ पे दो सूचियां दी हुई हैं और इन दोनों सूचियों के आधार पे आपको अपना उत्तर चुनना है। चलिए बताएं। यहाँ भी वही चीजें हैं, कुछ नाम दिए हुए हैं और कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएं दी हुई हैं, तो बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। सूची 1 सूची 2 दोनों को मैच करना है। अब्दुल कलाम, फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी। और यदि आपने सिर्फ कक्षा को ध्यान से सुना होगा, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो भी आप आसानी से कुछ प्रश्नों को सही कर सकते हैं। चले फास्ट जवाब दीजिएगा। यहां पे है अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा जो पत्रिका समाचार पत्र चलाया जाता था उसका नाम था अल हिलाल, ठीक है। तो ए का हो गया दूसरा, ए का दूसरा जैसे ही हम टिक करते हैं हमारे दो विकल्प बाहर हो जाते हैं, बी और सी। अब हमें इन्हीं दोनों में से काम चलाना है। फिरोज शाह मेहता के बारे में अभी देखा था पत्रिका, फिरोज शाह मेहता के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि बॉम्बे क्रॉनिकल जो पत्रिका है इसका संपादन करते हैं फिरोज शाह मेहता। तो यहाँ पे बी का हो गया पहला, और जैसे ही बी का पहला डिसाइड करते हो आप, तुरंत आपका आंसर निकल जाता है। इसका ए विकल्प सही उत्तर है। एनी बेसेंट के द्वारा कौन सी पत्रिका चलाई जा रही थी? एनी बेसेंट के द्वारा चलाई जा रही थी न्यू इंडिया। और महात्मा गांधी आप जानते हैं कि यंग इंडिया इनके द्वारा चलाई जा रही थी, ठीक है। तो यंग इंडिया, महात्मा गांधी, बाकी की चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज जितने समाचार पत्र आपको दिखे हैं इनको आपको रट जाना है, ठीक है, एकदम रट जाना है, भूलना नहीं है। बताएं, यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? एनी बेसेंट द्वारा कौन से दो अखबार निकाले जाते थे आपको बताना। एनी बेसेंट के द्वारा कौन से दो अखबार निकाले जाते थे ये आपको बताना है। कौन से दो अखबार एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाते थे वो आपको बताना है। चल, कौन से दो अखबार एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाते थे वो आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा। दो अखबार जो हैं वो है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का संपादन एनी बेसेंट करती थी। ये विकल्प आपका सही उत्तर है। और इसी के साथ जो आपका सेशन था वो समाप्त होता है। और उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आता होगा, क्योंकि जो प्रश्न यहाँ पे होते हैं, भले ही 25 से 30 प्रश्न हम हल करते हैं, लेकिन उससे कई सारे प्रश्न आपके इनडायरेक्टली रूप से यदि हम देखें, अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे प्रश्न आपको वहां से हल होते दिखेंगे, ठीक है। तो आज की जो चर्चा थी उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे, और प्लीज जो होमवर्क दिया जाए उसको अवश्य करके आया करें, ठीक है। तो आज आपकी जिम्मेदारी है कि 10 जितने भी लोग गंभीर हैं, जितने भी लोग इस बार क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप 10 समाचार पत्रों के नाम जो आपको प्रमुख लगते हैं, 10 समाचार पत्रों के नाम आज आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। लगभग 8 से 10 समाचार पत्र जो प्रमुख थे उसकी चर्चा आपकी कक्षा में हुई है, और अपने बुक से भी कुछ समाचार पत्रों को ढूंढकर कमेंट बॉक्स में मुझे 10 समाचार पत्रों के नाम चाहिए आज, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते हैं तो और भी अच्छा है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।